हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम सब पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक जो है भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इससे पहले कि हमने कई सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एनसीईआरटी क्लास 9th भारत और समकालीन विश्व भाग 1 में जा कर के सारी वीडियो को कंप्लीट करके अफ्रीका में चरवाहा जीवन को हम यहाँ से पढ़ेंगे। वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये एनसीईआरटी बुक को देखा जाए हर एक कंपटीशन में यहीं सबसे आता है, तो इस सब चीज़ों को हम एक कहानी नुमा पढ़ेंगे और जानेंगे कि एनसीईआरटी में ऐसा है क्या चीज़ जो एग्ज़ाम में यहाँ से सारी चीज़ें को कवर किया जाता है। तो आप इसको बार बार देखें और समझ में आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ये हमारा, और मुझे भी बताएं कमेंट में कि हाँ ये वीडियो कैसा है, क्या आप सबके लिए यूज़फुल हो रहा है या नहीं। ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करें। और चलिए शुरू करते हैं अफ्रीका में चरवाहा जीवन। और ये सारे सीरीज़ को और सारी बुकों को हम बहुत जल्द ही कंप्लीट करके हम आगे हस्तलिखित नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब ज़रा अफ्रीका क्या है, आइए अब ज़रा अफ्रीका की तरफ चलें जहाँ दुनिया की आधी आइए अब ज़रा अफ्रीका की तरफ चलें जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित हैं। इनमें बेदुइन्स, बर्बेइस, मासाई और सोमाली, बोरान, तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं और कुछ चरवाहों के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर भी कोई धंधा कर लेते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की ज़िंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए हैं। आखिर क्या थे वे बदलाव, आइए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। आप ये बड़ा सा मैदान देख सकते हैं, ये क्या है? ये मसाई लैंड, जिसके पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है। ये पहाड़ जो है किलिमंजारो पहाड़ है। बदलती परिस्थितियों के कारण मसाई मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे उन खाद्य पदार्थों पर निर्भर होते जा रहे हैं। इनके इलाके में पैदा नहीं होते। परंपरागत रूप से ये इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। मसाई मानते हैं कि फसल उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप ज़मीन पर खेती करने लगते हैं तो वो चरवाही के लायक नहीं रहती है। सौजन्य से ये द मसाई एसोसिएशन है, वही उसी के द्वारा ये सारा चित्र लिया गया है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि अफ्रीका के चरवाहा समुदाय जो छोटी तस्वीर में कार्निया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सब मानचित्रों की कैसे कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। सूडान, इथोपिया, जायरे, युगांडा, तुर्काना, बोरान, है ना, सारी चीज़ों को मानचित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी ज़मीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियाँ थोप दी गईं। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी ज़िंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक तरह या एक नई शक्ल में ढल गए हैं। चरागाहों का क्या हुआ? मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे
औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर के तंजानिया के घास के मैदानों तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मार काट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींच करके मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चरागाहों को अपने कब्जे में ले लिया और मसाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेतों में तब्दील होने लगे। अंग्रेज़ों से आने से मसाई और आर्थिक राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चरागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मसाई मारा और सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेनगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में चरावाहों का आना मना था। इन इलाकों में ना तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेनगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। आप यहाँ चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कि घास के बिना पशु अर्थात मवेशी, बकरियां और भेड़ें कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि चरावाहों के परिवारों और बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगता है। सूखे और भोजन की सार्वजनिक कमी से ग्रस्त इलाका अम्बोसेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिसकी पर्यटन से होने वाली आय पिछले साल लगभग 24 करोड़ कीनियन सीलिंग अर्थात 35 लाख अमेरिकी डॉलर थी। और किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर के जाती है। लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय ना तो पीने के लिए और ना ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहाँ से बताया गया कि ये मसाई एसोसिएशन ने ही ये जानकारी दिया था। आइए जानते हैं कि इन चित्रों में आप क्या समझते हैं, क्या देख सकते हैं कि मसाई नाम अर्थात माँ शब्द से निकलता है। मसाई शब्द माँ शब्द से निकलता है और माँ साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतू और चरावाहा समुदाय के लोग होते हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित रहते हैं। कच्चे तापमान और कम वर्षा के कारण यहाँ शुष्क, धूल भरे और बेहद गर्म हालात रहते हैं। इस अर्ध शुष्क विषुववृत्तीय इलाके में सूखे के हालात सामान्य हैं। ऐसे समय में बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। ये भी कहाँ से, ये जानकारी किसने बताई? ये द मसाई एसोसिएशन के द्वारा ये जानकारी बताई गई है। आइए इन स्रोतों के बारे में जानते हैं कि अफ्रीका की अन्य जगहों पर भी चरावाहों की इसी तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से काओकोलैंड और पास ही में स्थित ओवम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये लोग आसपास के बाज़ारों में जानवरों की खाल, गोश्त, अन्य वस्तुएं बेचा करते थे और नई भौगोलिक सीमाओं ने दूर दूर के इलाकों में इनके आने जाने पर पाबंदी लगा दी, जिससे उनका पहले की तरह इलाकों में आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। नामीबिया स्थित काओकोलैंड के घुमंतू पशु पालकों की शिकायत थी कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हम बस रोते रहते हैं, हमें कैद में डाल दिया गया है, हमें तो पता भी नहीं है कि हमें बंद क्यों किया गया है।
हम जेल में हैं, हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं। हम दक्षिण से गोश्त ला सकते, खालों को बाहर नहीं बेच सकते। हम दक्षिण से गोश्त नहीं ला सकते हैं, खालों को बाहर नहीं बेच सकते। तो ओवम्बोलैंड अब हमारे लिए बंद हो चुका है। हम लंबे समय तक ओवम्बोलैंड में रह रहे हैं। हम अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों और बकरियों को वहीं ले जाना चाहते हैं, पर सीमाएं बंद हैं। ये सीमाएं हमें मार दे रही हैं। जीना मुश्किल है। नामीबिया स्थित काउकोलैंड के चरागाहों का बयान, ये कब बयान लिया गया था? तो ये 1949 में लिया गया था। आप समझ सकते हैं। ये स्रोत अच्छा है। औपनिवेशिक अफ्रीका के बहुत सारे स्थानों पर पुलिस को चरवाहों के आने जाने पर नज़र रखने और उन्हें गोरों के इलाकों में दाखिल होने से रोकने का बंदोबस्त किया गया था। नामीबिया में काउकोलैंड के चरागाहों के आने जाने पर पाबंदियां लगाने के लिए दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऐसा ही एक निर्देश दिया था। जब तक कोई बहुत खास हालात पैदा न हो जाएं, तब तक इन मूल निवासियों को इलाके में दाखिल होने के लिए पास जारी न किए जाएं। इस आदेश को मकसद इलाके में दाखिल होने वाले निवासियों की संख्या पर अंकुश लगाना और उन्हें काबू में रखना है। इसीलिए उन्हें सामान्य यात्री पास की किसी भी हालत में जारी न किए जाएं। ये जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छे चरागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा ये हुआ कि चरागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक अस्थायी समस्या बन गया। सरहदें बंद हो गईं। 19वीं सदी में चरवाहे या चरागाहों की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह के चरागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर के किसी और जगह चले जाते थे। रेवड़ का मतलब समूह होता है। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। मसाइयों की तरह अन्य चरागाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा ना सकते थे। वे विशेष परमिट के लिए बिना अपने जानवरों को लेकर के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता और उन्हें तंग किया जाता। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता था तो उनसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरावाहों को गोरों के इलाकों में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय उपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। उनकी नज़र में ये लोग ऐसे लोग थे कि जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़क बनाने, शहर बनाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरावाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदी और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरावाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरावाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। जब चरागाह सूख जाते हैं, आइए जानते हैं जब चरागाह सूख जाते हैं। सूखा दुनिया भर के चरागाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती है और चरागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसीलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपन की वजह से बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच निकलते हैं। लेकिन औपनिवेशिक शासन की सत्ता
या औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद तो मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था। उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया और चारागाहों को खोज में यहाँ वहाँ भटकने पर रोक लगा दी गई। उन्हें बेहतरीन चारागाहों से महरूम करा दिया गया था और एक ऐसी अर्ध शुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि ये लोग संकट के समय भी अपने जानवरों को लेकर के ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहाँ उन्हें अच्छे चारागाह मिल सकते थे। इसीलिए सूखे के सालों में मसाइयों के बहुत सारे मवेशी भूख और बीमारियों की वजह से मारे जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चलता है कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़ और 1,71,000 गधे थे। 1933 और 1934 में पड़े केवल 2 साल के सूखे के बाद इनमें से आधे से ज़्यादा जानवर मर चुके थे। जैसे जैसे चरने की जगह सिकुड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे सालों की वजह से चरागाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। आइए, सूखे का सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों के सारे चरागाहों या चरावाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था, वरिष्ठ जन और योद्धा। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करने और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरावाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे दूसरे समूह के मवेशियों को छीन करके और योद्धा में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रह करके ही काम करते थे। मसाइयों के मामले को देख करके या देखभाल करने वाले अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े और उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी और इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों को परंपरागत सत्ता बहुत कमज़ोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान, जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते। उनसे ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए, व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रह करके जानवर की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाती और गैर चरवाही दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाएं तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता तो कोई कुछ और करता था। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्य में भी काम मिल जाता था। इस तरह मसाई समाज में 2 स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र
पर आधारित परंपरागत फर्क पर पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहा के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का डर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया, और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थीं, इसीलिए वे नए चरागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। फिर भी चरावाहे बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढालते और वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते, जानवरों की संख्या कम कर लेते, नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते और रियायत व मदद के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते हैं। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां से उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जाती है, और जंगलों के रखरखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरावाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि जयपुर राजमार्ग पर रायका गडरिये बड़ी सड़कों पर भारी यातायात ने गडरिये के नए इलाके में जाने की प्रक्रिया को एक नया अनुभव बना दिया। तो ये है, इसी के साथ ये हमारा अभ्यास भी ख़त्म होता है। यहाँ पर ऊपर कुछ चित्र दिए थे जिसका हमने अध्ययन नहीं किया था, आइए इनका भी कुछ अध्ययन करते हैं। चित्र में देख सकते हैं कि आज भी योद्धा बनने के लिए युवकों को व्यापक अनुष्ठानों से गुजरना पड़ता। हालांकि अब ये प्रथा पहले जैसी प्रचलित नहीं है। इसके लिए युवकों को लगभग 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता। इस यात्रा के अंत में वे छापामारों की तरह दौड़ करके अपने अहाते में घुसते हैं, और इस समारोह के मौके पर युवक ढीले कपड़े पहनते हैं और पूरे दिन नाचते रहते हैं। इस अनुष्ठान के साथ ही वे जीवन के नए चरण में पहुंच जाते हैं। लड़कियों को इस तरह के अनुष्ठानों से नहीं गुजरना पड़ता। ये भी बताया गया है, द मसाई एसोसिएशन के द्वारा ही बताया गया था। आप इसमें देख सकते हैं कि योद्धा गहरे लाल रंग की शुका और चमकदार मोतियों के आभूषण पहनते हैं। स्टील की नोक वाला 5 फुट लंबा भाला रखते हैं। बारीकी से संवारे गए उनके बाल गेरू से रंगे होते हैं। उगते सूरज को सम्मान देने के लिए वे पूरब की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं और लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में योद्धा और लड़के दोनों ही पशु चराते हैं। ये भी बात बताई गई थी, द मसाई एसोसिएशन के द्वारा ही बताया गया था। इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी 9th की बुक जो होती है समाप्त होती है। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो पहली बार देख रहे हों। तो हम अब एक नई बुक भी पढ़ाएंगे, तो आप इसी तरह से सारा चीज़ें धीरे धीरे एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। तो आप इसमें बने रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने हित में दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आप वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम मिलेंगे किसी नए बुक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।